ठीक है, मिट्टी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सॉइल बोलेंगे। और ये जो सॉइल शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना है। क्लियर है, मिट्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा। मिट्टी को ही क्या बोलेंगे, मृदा बोलेंगे। ठीक है, जो सॉइल है वो धरती की ऊपरी सतह पर वह प्राकृतिक परत है जिसमें जीवन का आधार छिपा है। आप लोगों को पता होगा जो हमारा पृथ्वी था ये पहले आग का गोला हुआ करता था। क्या था, आग का गोला। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा हुआ तो हमारा क्रस्ट, मेंटल, क्रूड ये सब बना। क्लियर है, जो हमारा क्रस्ट बना था उस क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा, भूपर्पट्टी का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें क्या पाया जाता है, मिट्टी। मिट्टी जमीन के अंदर ज्यादा दूर जाएंगे तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मिट्टी को धीरे से नीचे जाते हैं तो मिट्टी के बाद थोड़ा थोड़ा कंकड़ मिलना, और नीचे जाएंगे तो पत्थर मिलना चालू हो जाता है। तो सबसे ऊपर जो लेयर है वही क्या है, मिट्टी है। अंदर में हमको मिट्टी नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या, भले ही 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर, मीटर की बात कर रहा हूं, फीट नहीं ना, उतना दूर जाते हैं हम लोग तो मिट्टी मिलेगा। लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद, एक निश्चित नीचे हम लोग जाते हैं, गहराई के बाद हमको मिट्टी मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। मृदा के प्रमुख गुण में ये पौधों को क्या देता है, पोषण प्रदान करता है। इसमें जल धारण करने की क्षमता होती है। साथ ही सूक्ष्म जीवों का ये क्या होता है, आवास होता है। जो बैक्टीरिया रहते हैं, फंजाई रहता है, उन सब वो लोग कहाँ रहते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं। ठीक है, इवन कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे रहते हैं वो सब कहाँ रहते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं। ठीक है, और इस मिट्टी से ही हमको याद रखिएगा भोजन मिलता है। जितना आप साग सब्जी खाते हैं, ठीक है, कुछ भी भोजन, अब नॉनवेज की बात नहीं कर रहा हूं, अगर नॉनवेज की बात भी करें, मान लो चिकन ले लेते हैं, तो चिकन को भोजन कहां से मिल रहा है, उस मुर्गी को भोजन कहां से मिल रहा है, सॉइल में पड़े हुए छोटे छोटे जो जीव जंतु रहेंगे, कीड़े मकोड़े रहेंगे, उसको खाएगा। और कीड़े मकोड़े क्या खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो, तो हमको क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। वस्त्र, वस्त्र के लिए भी हम लोग कपास की खेती की, कॉटन, कॉटन उगाएंगे तब ना उसको कपड़ा बनाएंगे। तो वस्त्र भी कहां से आ रहा है, मिट्टी से, मिट्टी में ही उपज हो रहा है ना आपके कपास का। इसके अलावा आवास, घर भी बनाते हो, मान लो हम लोग रेड ब्रिक का यूज करते हैं। लाल ईंट जानते हैं आप लोग, लाल ईंट किससे बनता है, मिट्टी से। तो आपका आवास के लिए भी क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। इवन आपका जो जगह बना रहे हो, चलो ठीक है पथरीला जगह, पत्थर के ऊपर में बना रहे, लेकिन ईंट तो लगेगा ना, तो वो भी कहां से बन रहा है, मिट्टी से। तो मिट्टी क्या है, हमारा भोजन, वस्त्र, आवास, सब चीज का क्या करता है, ये आधार है, यहीं से हमको प्राप्ति होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए जो मिट्टी या मृदा क्या है, तो याद रखिएगा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अंग्रेजी में वही बोलेंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक, उनके मिश्रण को, मिक्सचर को। अब इसमें ऑर्गेनिक भी रहेंगे, इनऑर्गेनिक रहेंगे, आपके जो जीव जंतु हैं, छोटे सूक्ष्म जीव जंतु, ठीक है, वो भी रहेंगे। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, है ना, वो सब किसमें निवास करेंगे, मिट्टी में। अब मिट्टी में याद रखिएगा, सिर्फ मिट्टी, आपका कुछ भी चीज मिट्टी एक ही प्रकार का होता है कि हर मिट्टी में भी वेरिएशन मिलेगा। और वो वेरिएशन क्यों मिलेगा, वो किस चट्टान से बना है, उसमें क्या क्या चीज पाए जाएंगी, उसके गुण अवगुण, उसके कलर, उसके आधार पर हम लोग मिट्टी को अलग अलग भागों में बांटेंगे। क्लियर है। मृदा की ऊपरी सतह पर मिट्टी को हटाने पर प्रायः जो परत प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैल या चट्टान। एक मान लो लेयर है, इतना लेयर को हटाए तो हमको क्या मिलेगा, चट्टान मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, मिट्टी को हटा दिए ये वाला लेयर को तो हम लोग को चट्टान मिल गया, लेकिन डायरेक्ट चट्टान नहीं मिलता, उसमें लेयरिंग होती है, उसको मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है, सॉइल प्रोफाइल। आप लोग नाम सुने होंगे क्या, सॉइल प्रोफाइल। क्लियर है। तो कभी कभी थोड़ी गहराई पर भी हमको क्या मिल जाता है, चट्टान मिल जाता है। ये हमारा जैसे सॉइल प्रोफाइल है। तो ऊपर देखेंगे जो ऑर्गेनिक लेयर है, कार्बनिक परत है, इसमें पत्ते रहेंगे, जीवाश्म रहेगा, साथ ही ह्यूमस कहा जाता है। क्या, ह्यूमस। जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वो किसमें ज्यादा होती है, ह्यूमस में। क्लियर है। उसके नीचे अलग अलग लेयर होगा, मैं सॉइल प्रोफाइल को अलग से बताऊंगा, तो इसमें अभी नहीं बता रहा हूं। क्लियर है, आज ही की क्लास में देखेंगे। तो आपका जो सॉइल होता है, इसको अंग्रेजी का एक शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है क्या, सोलम। ठीक है, सॉइल किससे आया है, तो सोलम से। और सॉइल का जो विज्ञान होता है, जिसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसका पढ़ाई किया जाता है, उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, एक विज्ञान है पेडागॉजी। क्या, पेडागॉजी। पेडागॉजी क्या है, बाल विकास एवं मनोविज्ञान, मनोविज्ञान है।
जबकि पैडोलॉजी क्या है, मिट्टी का विज्ञान है, मृदा विज्ञान। याद रखिएगा, जो भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताओं, धरातल पर उसके वितरण और उन सब का वैज्ञानिक क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्लियर है क्या? पैडालॉजी, पैडागॉजी नहीं है, क्या है, पैडालॉजी। ठीक है। अब देखिए 4 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। मिट्टी चट्टान चूर्ण का ढेर नहीं है। हम लोग, मैं आपको बताया था, स्टार्टिंग जो होता है मिट्टी बनने का प्रोसेस किससे होता है, पेरेंट रॉक से होता है। जो चट्टान है वहीं से मिट्टी बनेगा ना, चट्टान टूटेगा, धीरे धीरे अपक्षय अपर्दन होगा और वो चूरा और बारीक होगा, फिर उसमें ऑर्गेनिक मैटर लोग आएंगे, जीवाश्म आएगा, ठीक है, पेड़ पौधे पत्तियां जो रहेंगी वो गलेंगी, धीरे धीरे उसमें मिलेंगी, ह्यूमस बनाएंगी और उस मिट्टी को क्या बनाएंगे, उर्वर बनाएंगे, है ना। धीरे धीरे मिट्टी की उपजाऊपना, उर्वर मतलब उपजाऊपना बढ़ती जाएगी। पहले एक चट्टान था, आप बताइए चट्टान को अगर चूरा बना देते हैं और रख देते हैं, चट्टान को क्या बनाए, चूरा बनाए और रख दिए, और उसमें कोई फसल आप लगाओगे, चूरा है, मिट्टी की तरह लग रहा है, वो चूरा ही है, तो क्या उसमें फसल होगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि फसल को या कोई पौधे को बढ़ने के लिए जो चाहिए उसमें जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें रहे। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो मिट्टी चट्टान चूर्ण का ढेर नहीं है, बल्कि मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह की एक ऐसी परत है जिसमें सतत परिवर्तन और विकास होते रहता है। कुछ मिट्टी आपको ऐसे मिलेंगी जिसमें विकास नहीं हुआ रहता, ठीक है, अविकसित मिट्टी बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण एवं आधारभूत संसाधन है, क्योंकि मनुष्य की सारी आवश्यकताएं जो आपको मैं बताया था, भोजन है, कपड़ा है, आवास है, वो सारा का पूर्ति कौन करता है, मिट्टी करता है। ठीक है। आज भी जनसंख्या का अधिकांश भाग नदी घाटियों में ही केंद्रित होता है। जितने लोग रहते हैं, जैसे बिलासपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अरपा नदी। रायपुर शहर खारून नदी, केलो शहर, सॉरी रायगढ़ शहर केलो नदी, राजनांदगांव शिवनाथ नदी, दुर्ग शिवनाथ नदी। आप समझ पा रहे हैं? जितने भी आपको शहर बड़े दिखेंगे, इवन अगर हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बाद अगर जाएं तो ऐतिहासिक काल में आपको देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता वो क्यों बोलते हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास नगर बसे हुए थे। मोहनजोदाड़ो है, जैसे हड़प्पा है, राखीगढ़ी है ना, बनावली, ये जितने नाम आपको सुनने को मिलते हैं किसके किनारे बसे हुए हैं? नदियों के किनारे। आप समझ पा रहे हैं? नदियों के किनारे की मिट्टी कैसी रहती है? उपजाऊ रहती है, फर्टाइल रहती है ना। जैसे डेल्टा भी बनाती है, कौन बनाती है? नदियां। तो उस डेल्टा में क्या मिलेगा आपको? मिट्टी मिलेगा। सुंदरबन डेल्टा है जैसे, ठीक है, आपका केजी डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है ना। तो जितना आपको डेल्टा भी दिखेगा वहां भी क्या मिलेगा? मिट्टी मिलेगा। तो इसलिए आज भी जो अधिकांश जनसंख्या है वो नदी घाटियों पर ही क्या है? केंद्रित है, क्योंकि वहां से मिट्टी भी उपजाऊ मिल जाता है प्लस पानी भी। हमारे जितने अच्छे शहर भी आप देखते हैं, वाराणसी ले लो, इलाहाबाद ले लो, ठीक है, सब कहाँ किनारे हैं? नदियों के किनारे। मेरे कहने का मतलब, एक नदी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, नदी के किनारे है ना। क्लियर है? और देखिए एक आपके वैज्ञानिक हैं बेनेट, उन्होंने मिट्टी की परिभाषा दी है कि मिट्टी भूपटल पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों के विघटन तथा वनस्पति के विनियोजन से बनती है। अब इसको मैं आपको समझाता हूं, ये कह क्या रहे हैं। मूल चट्टान के विनियोजन से मतलब एक रॉक है, एक चट्टान है, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ? टूटता गया छोटे छोटे पार्ट्स में, कण बन गया। और उसके साथ वनस्पति मतलब पेड़ पौधे जो हैं उनके पत्ते गिरे। आप समझ पा रहे हैं? और पानी आएगा, पानी गिरेगा, धूप होगा, धीरे धीरे वो पत्ता क्या होगा? सड़ेगा, सड़कर उसमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, कार्बनिक बनेगा वो। समझ पा रहे हैं? ऑर्गेनिक उसका कंपोस्ट खाद बनेगा ना। और धीरे धीरे वो चीजें उस चट्टान में मिलकर कई सालों में उसको एक क्या बना देती हैं? उपजाऊ मिट्टी बना देती हैं। आप समझ पाए? तो बेनेट जी ने क्या कहा? मिट्टी भूपटल पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों के विघटन तथा वनस्पति के विनियोजन से बनती है। किसके विघटन से? मूल चट्टानों के विघटन और वनस्पति के विनियोजन से। क्लियर है क्या? अब देखिए मिट्टी के निर्माण के कुछ कारक होते हैं। कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहला जो कारक आपको मिलेगा वो कौन सा है मिट्टी निर्माण में? चट्टान। ठीक है। चट्टान के अलावा दूसरा क्या मिलेगा आपको? जलवायु। तीसरा उस जगह का उच्चावच। उच्चावच कहने का मतलब हाइट।
जैसे हिमालय पर्वत का जो मिट्टी रहेगा वो अलग रहेगा, और हमारे मैकल पर्वत का मिट्टी, दोनों पर्वत ही है ना, लेकिन हाइट वाइज दोनों का क्या है, डिफरेंस है, तो दोनों के जगह की मिट्टियों में अंतर रहेगा। ठीक है, इन पॉइंट को नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर डिटेल में हम लोग जाएंगे। इसके अलावा आपका वनस्पति जो रहेगा कैसी, आपके मान लेते हैं राजस्थान, कहां का, राजस्थान, वहां कटीली वनस्पतियां पाई जाती हैं क्योंकि वहां कम पानी गिरता है, और जो वनस्पति रहता है उनके पत्ते जो होते हैं वो कांटों में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, कांटों में बदलने का कारण क्या है, तो पत्तों में रहता है आपका रंध्र, क्या रहता है, जिसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वेपराइजेशन की प्रोसेस चलता है उसमें। ठीक है, अब वो वाष्पोत्सर्जन, पानी उनसे बाहर जा रहा है उनके पौधे से, उसको रोकने के लिए वो क्या करेंगे, पत्ती को या तो छोटा कर लेंगे या फिर क्या कर लेंगे, पत्ती को कांटों में बदल लेंगे। देखिएगा जो छोटी पत्ती वाली रहते हैं अक्सर कटीली रहती हैं, जैसे बेर ले लेते हैं। बड़े पत्ते जैसे आपके सागौन है, सागौन का पेड़ देखे ना आप लोग, उसका पत्ता बहुत बड़ा बड़ा रहता है, वो सदाबहार वनस्पति में आएंगे। ठीक है, पर्णपाती हमारे क्षेत्र में है, हमारे यहाँ पाए जाएंगे, वो पर्णपाती हैं। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आपकी जो वनस्पति कैसी रहेगी, अगर कटीली रहेगी तो वहां पत्ते मिलेंगे क्या, वो जमीन का, उस जमीन का आपका ह्यूमस बढ़ा पाएंगे क्या, आप समझ पा रहे हैं। तो वनस्पति भी एक फैक्टर है, जहां पेड़ पौधे ज्यादा अच्छा रहेंगे, बड़े पत्ते वाले रहेंगे, तो वहां की मिट्टी जो कैसी रहेगी, उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, उपजाऊ होगी। ठीक है, तो ये मिट्टी के निर्माण के कारक हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं ना। इसके अलावा अगर देखें तो समय, समय भी मूल कारक है। आज पत्थर का चूरा लगाया, कल सुबह देखेंगे ये बढ़िया उपजाऊ हो जाएगा क्या, लेकिन वही 100 साल पुराना वाला रहेगा तो होगा। ठीक है, तो देखिए मिट्टी के निर्माण में कई कारक सक्रिय होते हैं जो एक लंबी अवधि में मिट्टी को कौन सी अवस्था में पहुंचाते हैं, विकसित अवस्था में, और कम अवधि में मिट्टी कैसी होती है, अविकसित। अविकसित मिट्टी कम उपजाऊ होगी, जबकि विकसित मिट्टी क्या होगी, ज्यादा उपजाऊ। आप समझ पा रहे हैं। चलिए, तो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले बेसिक 5 कारक जानते हैं हम लोग। पहला कारक मैं आपको कौन सा बताया, चट्टान, पेरेंट रॉक। ठीक है, दूसरा क्या बताया आपको, क्लाइमेट, जलवायु। क्लियर है, एक एक को डिटेल में समझेंगे ना, मैं अभी 5 कारक बता रहा हूं जो 5 फैक्टर हैं। पहला कौन सा हो गया, चट्टान। चट्टान जैसा रहेगा उसमें जैसे गुण रहेंगे वो मिट्टी में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चट्टान पढ़ाया था, बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, जो आपका दक्कन ट्रैप में हम लोग देखे थे, बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान होता है क्या है, बेसिकली आपका लावा जो है बाहर निकलता है और ठंडा हो जाता है, तो कौन सा चट्टान बनाता है, बेसाल्ट चट्टान। और वो बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय अपरदन मतलब वेदरिंग और इरोशन से एक मिट्टी का निर्माण होता है, और वो कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी बन रहा है मतलब वो कैसी चट्टानों से ही बनेगा, बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट रॉक से। दूसरी चट्टानें रहेंगी तो वो काली मिट्टी बना पाएंगी क्या, नहीं बना पाएंगे। आप समझ पाए। तो इसलिए मिट्टी के निर्माण में कौन सा चट्टान यूज हो रहा है वो मैटर करेगा ना। दूसरा होता है क्लाइमेट। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक लेते हैं राजस्थान का, दूसरा लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का। मान के चलते हैं दोनों जगह भूतकाल में ज्वालामुखी रहे होंगे, मान के चलते हैं, अभी मान लेते हैं। ठीक है, तो आपके राजस्थान में अगर ज्वालामुखी उद्गार होता है और बेसाल्ट चट्टानें हैं, तो एक जलवायु वहां का कैसा है, गर्म जलवायु है ना, पानी कम गिरता है। तो अगर कम पानी गिरेगा और वहां की जलवायु गर्म रहेगी तो क्या वहां की चट्टानें काली मिट्टी में निर्मित हो पाएंगी, विकसित हो पाएंगी क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। 2 मिट्टियां बताया था, एक विकसित और एक अविकसित। विकसित हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। जबकि वही हम लोग अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो वहां वर्षा ज्यादा होती है। आपके मेघालय में जो विश्व के सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र है ना, मासिन राम जिसको कहा जाता है, उससे पहले क्या चेरापूंजी था, वो सब वहां है। आपके गारो खासी जयंतियां 3 हिल है ना सीरीज में, उसमें है। तो मेरे कहने का मतलब आपका जलवायु क्लाइमेट जैसा रहेगा उसके आधार पर वहां का क्या होगा, मिट्टी प्रभावित होगा। समझ पा रहे हैं। राजस्थान में क्या आपको उपजाऊ मिट्टी मिल पाएगा, ऐसा नहीं कि हर जगह बंजर रहेगा, लेकिन मैक्सिमम वहां की जलवायु वैसी है इसलिए वहां मिट्टी भी वैसा मिलेगा। अगला होता है वेजिटेशन, वनस्पति। जो वनस्पति वहां पाई जाती हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उसके आधार पर मैं आपको कटीली मिट्टी का, कटीली वनस्पति का और
जो आपके सदाबहार वनस्पति हैं उनका बताया। ठीक है, तो वनस्पति भी क्या करेंगी, इसको मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करेगी। क्लियर है। अगला है हमारा भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर आपका जितना ज्यादा रहेगा, अंडरग्राउंड वाटर क्या रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा उस क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, देखिएगा अब छत्तीसगढ़ में भी ये हो रहा है कि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो क्या होते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है, तो उपज में वो दिक्कत देता है। आप समझ पा रहे हैं। नदियों के किनारे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल डाउन होता है क्या, नहीं होता। रीजन, क्योंकि नदी जो है वो ग्राउंड वाटर को रिफिल कर रही है, लेकिन वो नदी से दूर क्षेत्र है ना, तो वहां ग्राउंड वाटर रिफिल नहीं हो पाता। जितना रिफिल होना है बरसात के महीने में, 3-4 महीने में जितना रिफिल हो सकता है होता है, बाकी समय सूखा रहता है। ठीक है, और अंतिम है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपके बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, फंजाई रहता है, और बाकी छोटे छोटे जो जीव जंतु रहते हैं, सूक्ष्म जीव। आपको पता होगा ना, जैसे हम लोग केला खाए, क्या खाए, छिलका को ऐसे मिट्टी में फेंक दिए, धीरे धीरे क्या होता है, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, आपके उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। अपघटन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपघटन। चीजों को क्या सड़ाना गलाना चालू करते हैं। कोई जैसे मान लो एक तो चूहा मर गया, उसका बॉडी क्या होता है, डिकम्पोज होता है। उसको कौन करते हैं ना, और उसको किसमें मिलाएंगे, डिकम्पोज करके मिट्टी में ही मिलाएंगे। तो वो भी आपका मैटर करेगा ना मिट्टी बनने में, क्योंकि यहां से मिट्टी को क्या मिलेगा, पोषक तत्व तो मिलेंगे, उसके बॉडी में जो भी पोषक तत्व तो रहेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या, एक एक को समझे आप। चलिए, सबसे पहला आता है पेरेंट रॉक या फिर पैट्रिक सेल। 5 देखे थे, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और ग्राउंड वाटर, और उसके बाद देखे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पैट्रिक सेल, जलवायु, वनस्पति, और उसके बाद भूमिगत जल और सूक्ष्म जीव। पहला था पैट्रिक सेल। देखिए, यह मिट्टी के एक बड़े भाग का निर्माण करता है। मेन आपका पेरेंट रॉक जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग मिट्टी बनेगी। पैट्रिक सेलों का निर्माण चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया के कारण परिणाम स्वरूप होता है। ये अपक्षय मतलब आपका हीट के कारण धीरे धीरे चट्टाने क्या होते हैं, क्रैक होकर टूटना चालू होती हैं, और उसमें पानी पड़ता है, फिर हीट होता है, पानी पड़ता है, हीट होता है, धीरे धीरे वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, पैट्रिक सेल के आधारभूत खनिज और पोषक तत्व इस मिट्टी को प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी मिट्टी आपके किसी चट्टान में क्या है, पोटेशियम है, किसी चट्टान में क्या है, पोटेशियम। तो वो चट्टान जब टूटेगा तो उसका पोटेशियम खत्म हो जाएगा, क्या चूरे में आएगा वो, और वो चूरा मिट्टी बन रहा है धीरे से, तो उस मिट्टी में किसका मात्रा रहेगा, पोटेशियम का। आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो चट्टान आपके जो पेरेंट रॉक है वहीं से उस मिट्टी में गुण आ रहा है, जो खनिज हैं वो मिल रहे हैं। इसके अलावा पैट्रिक सेल मिट्टी की बनावट, रंग, जल धारण क्षमता और उर्वरता को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अलग अलग मिट्टी की अलग अलग जल धारण क्षमता होगी। जैसे हम लोग एक मिट्टी पढ़ते हैं, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, उसकी जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। रीजन क्या है, उसमें चीका की मात्रा अधिक होती है। चीका यानी कि क्ले, मतलब जितना चिकना रहेगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है क्या। और अगर मैं एक ले लेता हूं लाल बलुई मिट्टी, ठीक है, लाल बलुई मतलब आपकी जो रेत वाली मिट्टी रहते हैं, मतलब जिसमें रेत के कण भी मिलेंगे और मिट्टी भी मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, लाल रेतीली। वो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगी क्या, पानी गिरेगा वो सोखेगी और बाहर छोड़ देगी, वो अपने अंदर उसको खींच के नहीं रख सकती। रीजन क्या है, क्योंकि वो अभी तक पूर्ण विकसित अवस्था में पहुंची है। क्या अभी भी जो पत्थर के चूरे हैं वो रेत के समान है, पूरी तरह से मिट्टी में कन्वर्ट हो पाए हैं क्या, समझ पा रहे हैं। तो इसलिए जो पैट्रिक सेल है वो बहुत मैटर करता है किसके लिए, मिट्टी के निर्माण में। ठीक है, अब देखिए जो ठोस चट्टान है वो धीरे धीरे टूटेगा, इस टाइप से टूटेगा, और वो बाद में क्या बनेगा, मिट्टी। ये प्रोसेस जो है कई सालों तक चलता है। क्लियर है। अगला होता है हमारा कौन सा, क्लाइमेट, जलवायु। देखिए, अधिक तापमान में मिट्टी की जो रासायनिक क्रिया है वो तेज हो जाती है, और कम तापमान में कम हो जाती है। आपको पता होगा, जैसे आप लोग केमिस्ट्री की क्लास गए होंगे 9-10 तक, ठीक है, साइंस पढ़े हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हमको करना रहता था तो एक बर्नर रहता था, उसमें हम लोग उसको बर्नर को क्या करते थे, लगाते थे, और केमिकल रिएक्शन को अगर जल्दी करना है तो हीट देते थे, एक्सटर्नल हीट।
धीरे से करना है तो नॉर्मल टेम्परेचर में हम लोग मिला है, तो वो प्रोसेस कैसा रहेगा, स्लो रहेगा, धीरे धीरे होगा, नहीं होगा ये नहीं बोल रहा हूं, वो प्रोसेस होगा, लेकिन हम लोग उसको जल्दी करना है तो हम लोग क्या कर देते थे, हीट देते थे, और जब हीट देंगे तो केमिकल प्रोसेस जो भी है वो क्या हो जाता है, जल्दी होना प्रारंभ हो जाता है, उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अधिक तापमान में मिट्टी की रासायनिक क्रिया जो है वो तेज हो जाती है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जबकि कम तापमान में मिट्टी की रासायनिक क्रिया कम हो जाती है, अर्थात मिट्टी का विकास क्या होगा, बाधित होगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे फिर एक और ध्यान आपको रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है हमारे यहाँ, हद से ज्यादा अधिक टेम्परेचर दे दोगे तो वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जैसे राजस्थान के केस में। ठीक है, और हद से कम टेम्परेचर दे दोगे तब भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपके जैसे हिमालयन क्षेत्र में वहां मिट्टी मिलेगा क्या, ओ जो आप देखे होंगे हिमालय का माउंट एवरेस्ट का, एवरेस्ट के ऊपर में मिट्टी है क्या, क्यों नहीं है, बर्फ जमा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए आपको फावड़ा दे दिया और एक जगह को मस्त आप खोदते गए, लेयरिंग पूरा हटा दिए, आपको जमीन दिख गया। ठीक है, तो क्या वहां आप एक तो पौधा लगा के आओगे, वो सरवाइव कर पाएगा, मिट्टी तो मिलेगा ना, मिट्टी तो ऊपर लेयर है, मिलेगा जैसे ही, लेकिन वो उपजाऊ रहेगा उसका गारंटी नहीं है। उसमें सूक्ष्म जीव मिलेंगे क्या, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे उतने माइनस टेम्परेचर में। आप समझ पा रहे हैं, तो टेम्परेचर भी मैटर करता है, सिर्फ क्लाइमेट नहीं, क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर एक निश्चित वो में रहना चाहिए कि इतने से इतने के बीच में है, तो ये लोग अच्छे से ग्रो भी करेंगे और साथ ही क्या करेंगे, सरवाइव भी कर लेंगे। क्लियर है। मिट्टी में सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु और कवक पाए जाते हैं। तापमान के बहुत अधिक अथवा बहुत कम होने की स्थिति में सूक्ष्म जैविक क्रिया भी क्या होती है, प्रभावित होती है, जो अभी मैं आपको बताया। क्लियर है। अब सम तापमान होने पर सूक्ष्म जैविक क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, मतलब एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे हमारे लिए, हमको एक, मैं आपको बता रहा हूं, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या लगेगा, गर्मी। 20 डिग्री सेल्सियस है तो आपको क्या लगेगा, 28 डिग्री सेल्सियस है तो वो रूम टेम्परेचर माना जाता है ना, 28 डिग्री सेल्सियस को, उसमें हमको ना तो ठंडी महसूस होगा ना हमको गर्मी। आप समझ पा रहे हैं। तो वैसे ही जीवों के लिए, एक जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए एक सम तापमान चाहिए, उस तापमान के बीच में वो लोग बढ़िया से मिट्टी को क्या करते हैं, जो भी आपकी क्रिया रहती है जिसके माध्यम से वो आपके जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सब के अवशेषों को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, वो प्रोसेस बहुत अच्छे से चलता है। क्लियर है क्या। जलवायु में ही एक और चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी क्षेत्र में जब मूसलाधार वर्षा होती है तो निच्छालन की क्रिया हो जाती है, निच्छालन यानी कि लीचिंग। अब लीचिंग क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा दूं। जैसे मान लेते हैं 2 गमला रखते हो आप लोग, कितना गमला, 2 गमला, सेम मिट्टी रखे हो, एक गमले में क्या कर रहे हो, एक पौधा लगाए हो, दूसरे गमले में एक पौधा लगाए हो, या मान लेते हैं पौधा नहीं लगाए हैं, खाली रखे हैं गमला। हर दिन एक गमले में आप 1 गिलास पानी डालते हो और दूसरे एक और गमले है उसमें दिन में 4 बार 1-1 गिलास पानी डालते हो, क्या होगा, जिसमें 1 गिलास पानी डाल रहे थे वो पानी को सोख लेता था वो मिट्टी, पानी बाहर नहीं जाता था, एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल रहे थे। जबकि जो सेम गमला था ना, ये नहीं कि गमला का साइज बड़ा है, और जबकि जो एक गमला जिसमें आप पर डे कितना पानी डाल रहे हो, 4 गिलास, उसमें पानी क्या हो रहा है, ज्यादा गिर रहा है, और नीचे से पानी क्या होगा, बाहर जाएगा, तो उसमें आपका जो ऊपर का लेयर है वो अनुपजाऊ हो जाएगा, उसका जो ह्यूमस है, उसके जो पोषक तत्व है वो नीचे चले जाएंगे, ऊपर आपको कंकड़ पत्थर दिखना चालू हो जाएगा, जो क्ले है वो नहीं दिखेगा, अंदर घुस जा रहेगा। आप समझ पा रहे हैं। तो यही प्रोसेस कहलाता है निच्छालन या फिर लीचिंग। जब किसी क्षेत्र में हद से ज्यादा पानी गिरता है तो वहां के मिट्टी के पोषक तत्व जो हैं वो नीचे चले जाते हैं और ऊपर की मिट्टी कैसी हो जाती है, अनुपजाऊ। ऊपर की मिट्टी कैसी हो जाती है, अनुपजाऊ। उसी प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। देखिए, निच्छालन या लीचिंग, जहां अधिक वर्षा होती है वहां की मिट्टी के खनिज पदार्थ तथा पोषक तत्व रिस रिस कर नीचे स्तर तक पहुंच जाते हैं। ये मान लो एक्स्ट्रा पानी है, रिस रिस कर कहां जाएगा, नीचे की ओर। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निच्छालन या फिर लीचिंग का प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है। और लैटेराइट हम लोग एक मिट्टी देखते हैं जो जसपुर क्षेत्र में पाया जाता है। इधर आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे, मुरुम। मुरुम सुने हैं, लाल रंग का रहता है, चिपचिपा,
गोटा गोटा रहता है, दाने दाने रहते हैं, कंकड़ रहता है जिसमें, वो मिट्टी जो है वो कैसी मिट्टी है? निच्छालित मिट्टी या आपके लीचिंग से बनी हुई मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट। लेटराइट मिट्टी खाद्यान्नों के लिए उपयुक्त नहीं होती, इसलिए इसमें चाय, कॉफी, नारियल, रबर, मसाले इन सब का खेती किया जाता है। देखे है ना मुरुम आप लोग? तो मुरुम कैसे बना है अगर आपको पूछा जाए तो वहां ज्यादा पानी गिरा है, ज्यादा पानी गिरा है तो उसके जो मिट्टी के पोषक तत्व है वो रिस कर कहाँ चले गए हैं? नीचे। और वो उसमें आप देखे होंगे लेटराइट आपका जो जहां भी मुरुम रहता है वहां खेती करते हैं क्या? करेंगे भी तो मूंगफली लगा देंगे, इस टाइप का जो इधर एक्स्ट्रा आपका है, चाय पत्ती लगा देंगे, कॉफी लगा देंगे, नारियल लगा देंगे, रबर, धान, गेहूं, इस टाइप की फसल उसमें खेती नहीं कर सकते, उसके लिए उपजाऊ नहीं है। इवन आपके जो पौधे हैं, जो वृक्ष आप लगा रहे हो, उसको लगाओगे तो वो भी पॉसिबल है कि मर जाएगा अगर आप अलग से एक्सटर्नल खाद नहीं डाल रहे हो तो। समझ पाए? तो लीचिंग का प्रोसेस आपको पता चल गया, मतलब एक्स्ट्रा पानी गिरा और जो पोषक तत्व है वो नीचे चले जाएंगे, तो ऊपर में हम लोग का खेती होगा ना। ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं इतना लेवल में जाएंगे आप। धान का जड़ी जो है, आप एक मिनट ना, हाँ, धान का जड़ी यहां तक तो नहीं जाता ना, एक लेवल तक रहेगा, इतने लेवल तक आप समझ पा रहे हैं, और वहां में पोषक तत्व तो है नहीं, तो वो धान मर जाएगा, भले ही वो पोषक तत्व रिस कर कहां चले गए हैं? नीचे की ओर। ठीक है, अगला है हमारा वनस्पति या वेजिटेशन। देखिए, वनस्पति मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करती है। जितना ज्यादा पेड़ पौधे का पत्ती गिरेगा उतना ज्यादा क्या बनेगा? ह्यूमस। सड़गलगल वो लोग क्या बनाते हैं? ह्यूमस। आप लोग देखिएगा, आप लोग प्लांटिंग का शौक किसको किसको है? घर में पेड़ पौधा लगाते हैं तो आप लोग कोकोपीट का नाम सुने हैं? कोकोपीट, नारियल का बुरादा, उसको किस में डालते हैं हम लोग? गमले में। क्यों डालते हैं? पानी, हाँ, पानी को तो वो बढ़िया एब्जॉर्ब करके रखता है, नमी बना कर रखता है। ठीक है, साथ ही वो खाद का भी काम करता है, उसमें पोषक तत्व रहते हैं जो आपके मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी को और वो बनाते हैं, उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो वनस्पति मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा का निर्धारण करती है। मृदा में विद्यमान विघटित जैविक पदार्थ जिसकी उत्पत्ति वनस्पतियों तथा जंतुओं के सड़ने गलने से होती है। जैसे आपके जितने कचरे होते हैं, है ना, कचरे से तात्पर्य आपके जो वनस्पति वाले कचरे हैं, ठीक है, फूल पान की टहनियां हो गई, अलग अलग तो वो सब क्या बनाते हैं आपके लिए? ह्यूमस बनाने का कार्य करते हैं। किसमें? मिट्टी में। इस प्रकार मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियों के कारण यहाँ की मिट्टी में क्या होगी? अत्यधिक ह्यूमस होगा। ठीक है, जहां आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन का तात्पर्य क्या होता है? ऐसे वन जो साल में कभी भी अपना पत्ता नहीं गिराते, साल भर हरे भरे रहते हैं, सदाबहार बोलते हैं उसको। ठीक है, वहां की मिट्टियों में क्या मिलेगा आपको? ह्यूमस ज्यादा मिलेगा। और ऐसे वन जहां कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी, वहां की मिट्टियों में आपको ह्यूमस कम मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, ह्यूमस कैसे बनता है? तो फूल की पत्ती की टहनियां, फल आदि गिरने से सूक्ष्म जीव, कवक, उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, और वो डिकम्पोज होकर किसमें मिल जाते हैं? मिट्टी में। और मिट्टी मिलने के बाद वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्लियर है? चलिए, अगला है हमारा भूमिगत जल या अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जल मृदा का एक मुख्य घटक है। जल की मात्रा का प्रभाव मृदा की उर्वरता पर पड़ता है। अगर जल कम गिरता है तो मृदा उर्वर होगी क्या? अगर जल हद से ज्यादा गिर देता है तो भी मृदा को नुकसान होगा, क्योंकि निच्छालन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमको क्या देखना है कि जहां ठीक ठाक वर्षा होती है वो उसके लिए सही माना जाएगा। क्लियर है? जल की मात्रा से मिट्टी के रासायनिक तत्व भी प्रभावित होते हैं। अगर मान लो पानी नहीं गिरा, सूखा है, तो आपका जो सूक्ष्म जीव हैं वो अपनी क्रिया कर पाएंगे क्या? आप लोगों ने केचुआ का नाम सुना है? केचुआ क्या होता है? केचुआ किसान मित्र, बहुत बढ़िया। वो खेतों को जोतने का काम करते हैं, अंदर को बढ़िया वो करते हैं, सॉफ्ट मिट्टी को मुलायम करते हैं ताकि पौधों की जड़ें इधर उधर फैले, है ना? आप समझ पा रहे हैं? अब मान लो एक तो सूखा सा ढेला है, उसको रख दिए और एक तो केचुआ छोड़ दिए, बोले कि मिट्टी भी है केचुआ भी है, सरवाइव करके बताओ। केचुआ सरवाइव कर पाएगा क्या वहां पे? क्यों नहीं कर पाएगा? उसको जल चाहिए ना, नमी नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? आप समझ पा रहे हैं? तो जल की मात्रा से मिट्टी के रासायनिक तत्व भी प्रभावित होते हैं।
और यहीं से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी डिसाइड होगा। क्लियर है? भूमिगत जल जो है ग्राउंड वाटर, वो कहाँ कितना पानी गिर रहा है उसके हिसाब से रहेगा ना। जितना पानी गिरते जाएगा वो धीरे धीरे क्या होगा, वाटर बैंक में रिस्टोर होगा आपका जो ग्राउंड वाटर है वो। ठीक है, अगला है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव मृदा में वनस्पतियों एवं जीवों की अवशेषों को सड़ा गलाकर अर्थात वियोजित करके, डिकम्पोज करके खनिजों एवं जैविक पदार्थों को अलग करते हैं और मिट्टी में किसका निर्माण करते हैं, ह्यूमस का। ठीक है, ह्यूमस कुछ नहीं होता, ऊपर का जो सबसे उपजाऊपन रहता है जो कुछ सेंटीमीटर रहता है ना, याद रखिएगा मिट्टी के ऊपर में कुछ सेंटीमीटर, बस पूरा मिट्टी खोदेंगे तो सेम आपको नहीं मिलेगा। अब गमले का नहीं बात कर रहा हूं ना, गमले आप मिक्स करके आर्टिफिशियल लगाए हो, मैं एक्चुअल जो नेचुरल रहता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मिट्टी के ऊपर में एक लेयरिंग रहता है पतला सा, वो क्या है, ह्यूमस है। ये कैसे होगा, जो मिट्टी में पत्ते गिरते हैं, टहनियां गिरती है, कुछ जड़ है, उसको सूक्ष्म जीव जो रहेंगे उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और अपना भोजन बनाएंगे वो लोग। उसके पश्चात वो डिकम्पोज वाला जो है वो मिट्टी में धीरे धीरे मिक्स होगा और मिक्स होने के बाद खनिज और जैविक पदार्थ से उसमें अलग हो जाएंगे। जैसे हमारे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक खाद का नाम आप लोग सुने होंगे, यूरिया। यूरिया का नाम सुने हैं, पोटास सुने हैं ना। यूरिया में क्या रहता है, नाइट्रोजन है ना। एक खाद आप लोग सुने होंगे एनपीके, एनपीके भी सुने होंगे। हम लोग एक्सटर्नली डालते हैं किसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर, खेत में डालते हैं, यूरिया का छिड़काव करते हैं ताकि क्या हो, खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति हो, है ना। लेकिन अगर हम लोग सही से वैसी खाद डालें जो नेचुरल हमारा रहता है, ठीक है, जैसे गाय का गोबर है और बाकी खाद है, ठीक है, उसके माध्यम से भी हमारे मिट्टी को क्या मिल सकता है, नाइट्रोजन मिल सकता है। जैसे एक पौधा आप लोग सुने होंगे, दलहन पौधे, दलहन आप लोग जानते हैं जिसमें दाल मिलता है, जैसे मूंग है, उड़द है, ठीक, उसमें क्या, उसके जड़ों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु रहता है, बैक्टीरिया रहता है, जो क्या करता है, हाँ, नाइट्रोजन बनाता है और वो जमीन का नाइट्रोजन लेवल बढ़ा देता है। इसलिए तो फसल को क्या करते हैं, टाइम रहता है उसमें दलहन फसलें लगा देते हैं ताकि हमको अलग से नाइट्रोजन न डालना पड़े। तो वो आपका जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिसाइड करेगा ना, सूक्ष्म जीव। राइजोबियम नहीं रहता तो वो क्या बना पाता, क्लियर है। और ह्यूमस का उसके बाद जब निर्माण होगा तो वो मिट्टी आपकी उपजाऊ हो जाएगी। और इस प्रकार से हमारा जो मृदा है, 5 कारक देखे थे कौन कौन से, सबसे पहले देखे पेरेंट रॉक मतलब चट्टाने, दूसरा क्या देखे, क्लाइमेट जलवायु, जलवायु से भी हो गया, तीसरा वनस्पति वेजिटेशन, चौथा क्या देखे, भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर, और पांचवा हमारा क्या था, सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव में कुछ और फैक्ट हैं, जैसे इनसे हम हमारा क्या होगा, जो भी चीज दे रहे हैं जमीन में छोड़ रहे हैं वो विनियोजित होगा, डिकम्पोज होगा, ठीक, उसके माध्यम से भूमि की जो उर्वरा शक्ति रहेगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब सॉइल का संगठन देख लेते हैं, मृदा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो यही 5 चीजें, खनिज पदार्थ पाया जाएगा, ह्यूमस पाया जाएगा, मिट्टी पाया जाएगी, हवा पाया जाएगा और सूक्ष्म जीव। अगर मान लो एक ठो 100 ग्राम का क्या लेते हैं, मिट्टी का ढेला, कितने ग्राम का, 100 ग्राम का एक नॉर्मल मिट्टी का ढेला लेते हैं, तो उसमें क्या क्या कितना कितना परसेंट रहेगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये 100 ग्राम मिट्टी के ढेले में 42% जो रहेगा वो रहेगा आपके मिनरल। क्या रहेंगे, मतलब 100 ग्राम का लिए थे ढेला, तो 42 ग्राम क्या मिलेगा हमको, खनिज मिलेगा। 100 ग्राम मिट्टी के ढेले में क्या मिलेगा, 42 ग्राम खनिज मिलेगा। उसके बाद 8 ग्राम, 8% जो है, अब ग्राम में बता दे रहा हूं, ठीक है, 8% क्या मिलेगा आपको, ह्यूमस। मिट्टी के ऊपर में जो उपजाऊ परत रहती है, जो अभी हम लोग किसके द्वारा बनवाए, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, वो ह्यूमस मिलेगा आपको कितना परसेंट, 8%। उसके बाद आता है मिट्टी में नमी या मिट्टी का जो जल होता है, मृदा जल, वो कितना मिलेगा, 20%। कितना मिलेगा, उसके बाद 20% मिलेगा मिट्टी में वायु। आप देखिएगा मिट्टी ऐसा पूरा कॉम्पैक्ट रहता है क्या, जैसे आपका टाइल्स है, टाइल्स एकदम चिपका हुआ है, इसमें एयर मिलेगा क्या, नहीं। लेकिन मिट्टी कैसा रहता है, बीच बीच में गैप रहता है, भुरभुरा रहता है, तो उसके बीच में क्या रहेगा, हवा रहेगा। तो मृदा में वायु कितना परसेंट मिलेगा, 20%। और अंतिम मिलता है सूक्ष्म जीव। आपके 100 ग्राम के ढेले में 10 ग्राम क्या मिलेंगे, सूक्ष्म जीव।
जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये सारी चीजें आपके मिट्टी में मिलेंगी, जो क्या करने का काम करती हैं, जितने भी अवशेष रहते हैं पेड़ पौधों के, जीवों के, उसको डीकंपोज करने का काम करते हैं, उसको विघटित करने का काम करते हैं। क्लियर है? तो पहला हम लोग क्या देखे, खनिज पदार्थ कितना परसेंट, 42। अब देखिए 40 से 45, ये आंकड़ा याद रखिएगा, 42 ये एग्जैक्ट है, लेकिन आपको मोटा मोटा याद रखना है तो 40 से 45। दूसरा क्या देखे थे, ह्यूमस, वो कितना था आपका, तो 5 से 10%। बीच का क्या आ गया, 8 आ गया। अब इसको जोड़ते हैं तो 100% होता है ना, इसको आप जोड़ के देखिएगा 100% होगा, लेकिन मोटा मोटा एक रेंज बता रहा हूं। इसका रेंज कितना है, 40 से 45%, और इसका 5 से 10। उसके बाद मृदा जल जो था 20%, मृदा वायु 20%, और 10% क्या है आपका सूक्ष्म जीव। कहानी क्लियर है क्या? आप चाहे इसमें देखें या इसमें देखें या 100 ग्राम के कॉन्सेप्ट में रखें, 42 ग्राम क्या मिलेगा, मिनरल मिलेगा, याद रहेगा। 8 ग्राम क्या मिलेगा, ह्यूमस मिलेगा, 20 ग्राम मिट्टी में हवा मिलेगा, 20 ग्राम पानी मिलेगा, और 10 ग्राम क्या मिलेगा, सूक्ष्म जीव। क्लियर है? चलिए अब मैं बात करता हूं सॉइल प्रोफाइल की। मैं बोला था सॉइल प्रोफाइल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए आपका मिट्टी जो है, इसको आप समझिएगा, एक मिट्टी का हम लोग ढेल वो लेते हैं, मान लेते हैं ये जो टाइल्स है, ठीक है, ऐसी चौकोन हम लोग क्या किए, मिट्टी को खोदे और ऐसे स्लाइस से निकाले पूरा, जैसे केक को निकालते हैं काट के, तो एक तो पूरा वो स्लाइस निकाले। अब हम लोग देखिए, जैसे आप इसको केक ही मानो, पहले एक ब्रेड है, उसके ऊपर में फिर अलग से क्रीम लगा है, फिर दूसरा ब्रेड है, फिर क्रीम लगा है, और ऊपर में ये डिजाइन बना हुआ है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो मिट्टी जो है, सॉइल प्रोफाइल बेसिकली आपके 4 अलग अलग लेयर में मिलते हैं। कितने लेयर में, 4 लेयर। सबसे नीचे जो लेयर रहता है, देखिए इसको सिंपल नाम है, ऊपर वाले को ओ लेयर कहा जाता है, ऑर्गेनिक है। उसके बाद ए बी सी, कुछ कठिन है क्या? जो ओ अर्थात होता है ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर में आपको इसमें क्या मिलेंगी, इसी में आपको ह्यूमस मिलेगा, पत्तियां, टहनियां, जैविक अवशेष, ह्यूमस से भरपूर रहता है आपका कौन सा, ऑर्गेनिक लेयर। क्लियर है? उसके बाद दूसरा आता है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जो रहेगा, ये मिट्टी जरूर रहेगा, लेकिन आपके ऑर्गेनिक लेयर की तरह ये उपजाऊ नहीं रहेगा, उससे कम उपजाऊ रहेगा। सबसे ऊपर क्या रहेगा, उपजाऊ, ऊपर वाला लेयर क्या रहेगा, मिट्टी का उपजाऊ। उसके नीचे अगर आते हैं तो हमको क्या मिलता है, टॉप सॉइल मिलता है, जो आपके ऑर्गेनिक लेयर से कम उपजाऊ रहता है। अब यहां आएंगे बी संस्तर, जो सब सॉइल होता है, इसमें मिट्टी भी रहेगा और कंकड़ रहेंगे, छोटे छोटे दाने दाने आपको क्या मिलेंगे, कंकड़। और नीचे जाते हैं, नीचे जाएंगे तो यहां पे मिलेगा क्या, पूरी तरह से चट्टान, जो सी वाला है, पेरेंट रॉक या बेड रॉक। आप मिट्टी खोदते जाते हैं तो एक समय के बाद हमको क्या मिल जाता है, चट्टान मिलता है। जैसे बोर का होता है, बोरवेल खुदाई करते हैं, क्या निकलता है, चट्टान निकलता है ना। वो चट्टान को वो लोग चूरा बना के पाउडर टाइप निकाल देते हैं, लेकिन रहता क्या है, वो चट्टान ही है। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है। तो ये मिट्टी, आपका सॉइल प्रोफाइल एक बार पूछा गया ना सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में, कितने लेयर में होता है, तो कितने लेयर में होता है, 4 लेयर। ठीक है, ऊपर वाले को ओ ए बी सी, ओ लेयर जो है वो ऑर्गेनिक लेयर है, फिर ए वाला क्या है, सब सॉइल है, टॉप सॉइल है सॉरी, और उसके बाद नीचे सब सॉइल और फिर बेडरॉक। कहानी क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब एक और चीज देख लेते हैं, मिट्टी का एसिडिक और बेसिक नेचर। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय। जो मिट्टी, जैसे हम लोग देखते हैं पानी, पानी कैसा है, एसिड है या बेस है, न्यूट्रल है। एसिडिक भी हो सकता है, अगर नींबू पानी पीते हैं वो कैसा पानी हो गया, एसिडिक हो गया। आप समझ पा रहे हैं? फिर भी पी लेते हैं ना हम लोग। तो हम, अच्छा आपका, आप लोग का मुंह कैसा है, एसिडिक है कि बेस है, एसिडिक है ना। हमारा जो ब्लड है वो कैसा है, 6.8 रहता है ना मेरे ख्याल से ब्लड का, सर्च कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगर मैं आपको बता रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं वो ये है, एसिड और बेस। एसिड और बेस हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, यहां पे रहता है 7, जो ये, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उदासीन, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, इसके इस साइड जाते हैं अगर, तो ये क्या होगा, एसिड होगा। मतलब 6.9 अगर बोलते हैं तो वो कैसा है, 5 बोलते हैं, वो क्या है। अब ये जो लाइन है इसको बोला जाता है पीएच, पीएच लाइन। कौन सा लाइन,
ठीक है, तो पीएच लाइन में 7 से अगर 7 के किस साइड हो, बाएं साइड हो, मतलब 7 से कम हो, तो वो कैसा होगा, एसिड होगा। ठीक है, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। और जैसे अगर मान लेते हैं 7.5 लिखे यहाँ पे, पीएच वैल्यू कितना आया 7.5, तो वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, मतलब क्षारीय होगा। क्लियर है क्या? वही कहानी है आपका इसमें एसिड और बेस वाला। ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए अम्लीय मिट्टी जो होती है वो मिट्टी में अम्लीय गुण हो सकता है और क्या हो सकता है, क्षारीय गुण हो सकता है। अम्लीय मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, H+ आयन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, तो वो क्या बनेगा, एसिडिक। और उसमें क्या रहेगा, याद रखिएगा, क्षारीय में तो इसमें पोटेशियम और सोडियम के ऋण आयनों की, मतलब नेगेटिव जो चार्ज रहेगा उसकी संख्या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय। अब आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में टोटल आप पढ़ेंगे 5 मिट्टी, कितना मिट्टी, 5 मिट्टी। उसके अलावा और मिट्टी के प्रकार देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से कितनी मिट्टियां पढ़ेंगे, 5। 5 में से 4 हमारे यहाँ जो मिट्टी है वो सब मिट्टी कैसी है, अम्लीय है, एसिडिक है। एक मिट्टी पढ़ते हैं काली मिट्टी, जो कैसी है, बेसिक है नेचर में, एक लौती, दिमाग में पहले से डाल लो। 4 मिट्टी हम लोग जो पढ़ेंगे वो कैसी रहेगी, एसिडिक। तो हम लोग को अगर कभी एग्जाम में पूछा कि, हम लोग को एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, बहुत सारा चीज पढ़ने को रहता है, ठीक है, अगर याद नहीं आता है तो इतना तो याद रहेगा कि क्षार वाला कौन सा है, मतलब 7 पॉइंट से ऊपर कौन जाएगा, काली मिट्टी ही जाएगा, बाकी 7 पॉइंट से नीचे ही रहेंगे। 6.8 हो सकता है, 6.9 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, इवन 5.3 वाले भी आपको मिलेंगे। ठीक है, लेटराइट मिट्टी जो है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी मिट्टी रहेगा वो 7 से नीचे ही रहेगा, काली मिट्टी को छोड़कर। आप समझ पा रहे हैं, ये जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल से इधर जब भी आएंगे तो एसिडिक होगा। और हमारी छत्तीसगढ़ की सारी मिट्टियां, काली मिट्टी को छोड़कर, एक्सेप्शनल है काली मिट्टी, सभी इस लाइन के इधर आएंगे, 7 से इधर। कहानी क्लियर है क्या? आगे बढ़े। देखिए अब पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। मतलब न्यूट्रल, एसिडिक भी रहेगा तब भी चलेगा, बेसिक भी रहेगा तब भी चलेगा, पौधा सर्वाइव कर लेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूट्रल में रहे तो होगा। 6 से लेकर कितना तक, 7.5 तक, 6 से 7.5 तक जो अगर पीएच वैल्यू है, तो अगर उसके बीच में रहता है तो पौधे वहां पे सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, अब 6 से भी कम मिल जाता है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, पौधे को सर्वाइव करने में कठिनाई होगी। 7.5 में भी सेम चीज होता है। ठीक है, अब देखिए अम्लीय मिट्टी में क्या होता है, आपको बताया था, H+ आयन की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और इसको दूर करने के लिए हम लोग उस मिट्टी में क्या छिड़कते हैं, चूना। जितना एसिडिक रहेगा नेचर उसका, उसमें हम लोग चूना छींचेंगे तो मिट्टी क्या होगा, उसका न्यूट्रल में आएगा, वो केमिकल रिएक्शन होगा। आप समझ पा रहे हैं। और जो हमारा पोटेशियम और सोडियम का ऋण आयन रहता है, उसमें हम लोग को किसका छिड़काव करना है, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम या फिर कैल्शियम सल्फेट जो है, इसका छिड़काव करेंगे तो मिट्टी क्या होगा, उसका सुधार होगा। आप समझ पा रहे हैं। कौन कौन सी मिट्टी में बताया, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय में क्या रहेगा, हाइड्रोजन+ आयन जो रहेगा वो अगर ज्यादा है तो उसमें हम किसका छिड़काव करेंगे, चूने का। क्लियर है। और अगर हमारे ये क्षारीय मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम के ऋण आयन, नेगेटिव चार्ज जो रहेगा वो अगर ज्यादा है तो हम लोग किसका छिड़काव करेंगे, जिप्सम का या फिर एक कैल्शियम सल्फेट का। क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियां। यहीं से क्लास स्टार्ट हो रहा है आपका। छत्तीसगढ़ की मिट्टियां में हम लोग कितना प्रकार बताया था, 5 प्रकार। अब थोड़ा सा ओवरव्यू पहले देख लेते हैं प्रकारों को। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के प्रकार को ओवरव्यू देख लेते हैं। मैं क्या लिखा, लाल, काला, लेटा, 3 वर्ड याद रहेगा, लाल, काला, लेट। अब लाल वाला का याद रखिएगा, इसमें आपको 3 नाम याद रखने हैं। लाल वाले मिट्टी है ना, पहला होता है लाल पीली मिट्टी। क्या है, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। क्या बोल रहा हूं मैं, लाल बलुई या फिर लाल रेतीली मिट्टी।
और तीसरा होगा लाल दोमट मिट्टी। मिट्टी के 3 नाम मैं बताया, लाल उसमें रहेगा कॉमन, इसलिए लाल करके मैं बताया ना। 3 लाल वाले नाम मिलेंगे। पहला नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी, दूसरा लाल बलुई मिट्टी, और तीसरा है लाल दोमट मिट्टी। इतना तक क्लियर है क्या? काला से याद रखिएगा, कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी, एक ही नाम है। तो हमारे पास पहला मिट्टी ये हो गया, दूसरा मिट्टी ये हो गया, तीसरा मिट्टी ये हो गया, चौथा मिट्टी ये हो गया, पांचवा मिट्टी लेटा से याद रखिएगा, कौन सा? लेटे राइट। ये पांचवा हो गया हमारा मिट्टी। कुल छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मुख्य मिट्टियां मिलेंगी। अब इसमें और मिट्टी हम लोग बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि इतना में हम लोग खुश हो गए, लेकिन प्रकार कितने हैं टोटल हमारे पास? 5। कहानी क्लियर है क्या? पांचों नाम याद हो गए? लाल पीली, लाल बलुई, लाल दोमट, काली और लैटेराइट। ठीक है, लिख डाले, मिटाओ इसको। अब इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं। अब जो नदी होता है, नदी के किनारे हम लोग क्या बोलते हैं? नदी के किनारे को कछार, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? कहां घूमे जा था? कछार साइड जा था। तो कछार है वो बेसिकली किसके लिए यूज होता है? नदी के किनारे वाला क्षेत्र। क्लियर है? तो देखिए, आपका जो मान के चलते हैं ऐसा समझिएगा, नदी का ये बेसिन है, इसमें नदी बह रही है, ठीक है? यहां पे क्या बह रही है? नदी। आप समझ पा रहे हैं? नदी का ऐसा बेसिन है, ये यहां से यहां तक हम लोग ब्रिज बना देते हैं, तो ये नदी का बेसिन हो गया। आप समझ पाए? तो ये इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? कछार। अब इंडियन ज्योग्राफी में, अभी छत्तीसगढ़ को मैं फिर समझाऊंगा, इंडियन ज्योग्राफी में नदी के किनारे वाला जमीन, ये नदी के किनारे है और ये नदी से दूर है। आप समझ पा रहे हैं? नदी के किनारे वाला जो ये जमीन है, इसको बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी में खादर, और इसको बोला जाता है क्या? बांगर। एक सीमेंट भी आता है बांगुर सीमेंट, हाँ, तो वो बांगर नहीं है। खादर और बांगर मतलब, देखिए आपका जो नदी है हर साल जब बहेगा तो अपने साथ क्या? मिट्टी बहा कर लाएगा, और वो मिट्टी को अपने किनारे किनारे क्या कर देता है? डिपॉजिट करता है, छोड़ देता है। और वो मिट्टी कैसी मिट्टी रहती है? उपजाऊ मिट्टी, इसलिए उसको क्या बोले? खादर, खाद के समान मिट्टी रहता है। और जो ऊपर वाला है वो 5 साल 10 साल में बाढ़ आता है, तब वहां मिट्टी पहुंचता है, पानी, नया मिट्टी, नहीं तो वो पुराना ही मिट्टी रहता है, तो वो उतना उपजाऊ नहीं है इसके समान, इसलिए इसको क्या बोले? बांगर। आप समझ पाए? बांगर यानी कि बंजर टाइप की। अब इसको छत्तीसगढ़ में हम लोग आते हैं, ये इंडियन ज्योग्राफी में ऐसे पढ़ते हैं। हमारे यहां नदी को कहा जाता है क्या? कछार। मैं आपको बताया था। तो एक होता है पाल कछार, क्या? और दूसरा होता है परपट कछार। पाल कछार और क्या? परपट कछार। अब ये दोनों क्या हैं? वही बांगर खादर का कॉन्सेप्ट है। अब सोचिए, इसको वर्ड पकड़िएगा, हर साल मिट्टी यहां पे, खातू पालना सुने हैं वर्ड? ये खातू पालना मतलब क्या होता है? खातू पालने का मतलब खेत में खाद डालना। पाल समझ पा रहे हैं शब्द? तो ये जो है, ये आपका किस प्रकार का मिट्टी है? पाल कछार किसको बोलेंगे? नया नया, हाँ, जो खादर है, इंडियन ज्योग्राफी में उसको खादर बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले ज्योग्राफी में हम लोग उसकी इस नाम से पढ़ते हैं, पाल कछार। और दूसरा एक देखिए आप लोग, क्या? बांगर। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? परपट कछार। है वही चीज, लेकिन यहां का हमारा अलग नाम चलता है। आप समझ पाए? तो मिट्टी को हम लोग नया एक प्रकार दिए, वो इस 5 प्रकार में नहीं रहेगा, अलग से रहेगा। कछारी मिट्टी। कैसी मिट्टी? कछारी मिट्टी। जो कछार क्षेत्र है वहां कैसी मिट्टी मिलेगी? कछारी मिट्टी। और ये कछारी मिट्टी 2 टाइप के रहेंगे, एक होगा पाल कछार और दूसरा परपट कछार। पाल कछार की मिट्टी क्या रहेगी? ज्यादा उपजाऊ रहेगी, क्योंकि हर साल उसमें क्या हो रहा है? नया मिट्टी डिपॉजिट हो रहा है, आकर जमा हो रहा है, उपजाऊ मिट्टी, इसलिए पाल कछार की मिट्टी कैसी रहेगी? ज्यादा उपजाऊ रहेगी। जबकि परपट कछार की मिट्टी क्या रहेगी? पाल कछार की तुलना में कम उपजाऊ रहेगी।
अंतर समझ आया? 5 प्रकार बताया था पहले, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। अब एक नया मिट्टी आपको बता दिया, क्या? कछार, है ना? चलिए यहां तक हो गया। तो प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। चलिए प्रकार में हम लोग चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टियां, पहले 5 मिट्टियों का प्रकार बता रहा हूं, 5 अलग अलग एरियो है। पहला जो है वो नाम मिलता है आपको लाल पीली मिट्टी, दूसरा लाल बलुई मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी और पांचवा लाल दोमट मिट्टी। आगे पीछे है क्रम, मेरे हिसाब से है वो। ठीक है, इतने ही नाम देखे थे, नाम याद हो गए क्या पांचों के? अब देखिए जो लाल पीली मिट्टी होता है इसी को क्या कहा जाता है? मटासी। छत्तीसगढ़ का स्थानीय नाम क्या है? मटासी मिट्टी। क्या बोलेंगे इसको? मटासी। क्लियर है? दूसरा जो लाल बलुई है इसको रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी बोलते हैं। आप लोग टिकरा नाम सुने हैं? टिकरा, मरहान, गाभर, मालगभार, ये क्या होते हैं आज की क्लास में या कल की क्लास में मैं बताऊंगा उसको, मतलब मिट्टी वाले टॉपिक में वो है, यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो बलुई आप ध्यान दीजिएगा, बालू है यहाँ पे, बालू है तो उसको क्या बोले? रेतीली या फिर टिकरा। क्लियर है? लाल पीली मिट्टी को क्या बोले? मटासी। ठीक है, और लाल बलुई को क्या बोले? रेतीली या टिकरा। काली मिट्टी को क्या बोलेंगे? तो काली मिट्टी को याद रखिएगा, भर्री, रेगुर, कन्हार। कन्हारी मिट्टी भी बोल देते हैं, भर्री भी बोलते हैं, रेगुर। रेगुर का मतलब होता है स्वतः जुताई। क्या? ठीक है, तो अपने से ये जुता हुआ खेत के समान दिखता है, धीरे धीरे क्रैक हो जाता है, तो इसको भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कन्हार मिट्टी बोलते हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा कन्हार इंपॉर्टेंट है। लाल पीली को क्या बोले? मटासी। काली मिट्टी को क्या बोले? कन्हार। ध्यान रखिएगा, अभी एक नया मिट्टी बनने वाला है, डोरसा मिट्टी, जो मटासी और कन्हार को मिक्स करके बनाएंगे। एक ढेला लेंगे किसका? मटासी का, एक तो ढेला लेंगे किसका? कन्हार का, दोनों को ऐसे मिक्स कर देंगे और एक नया टाइप का मिट्टी बनेगा, डोरसा। वो छत्तीसगढ़ में वो भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो लेटराइट मिट्टी है, आपको मैं बताया था मुरुम, तो मुरमी मिट्टी या भाठा बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे कई गांव के नाम के पीछे भाठा लिखा रहता है। जैसे एग्जांपल में मैं बताऊं, धौरा भाठा, केना भाठा, अलग अलग भाठा लिखा रहता है। तो ये मान के चलिएगा कि उस पर्टिकुलर गांव में क्या रहेगा? आपका लेटराइट मिट्टी रहेगा। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हैं नामकरण का वो? ठीक है, और अगला है आपका लाल दोमट मिट्टी। अब हाँ जी, कुछ बोलेगा? ये चारों मिट्टी का नाम क्लियर हुआ क्या? लाल पीली मिट्टी को क्या बोलेंगे? लाल बलुई को रेतीली, टिकरा। ठीक है, काली मिट्टी को भर्री, कन्हार या रेगुर, और आपका लेटराइट मिट्टी को भाठा या मुरमी। अब देखिए जो आपका लाल पीली मिट्टी है और कौन सी? काली मिट्टी, मतलब मटासी और कन्हार, दोनों का एक एक ठो ढेला लिए, बढ़िया से कूच दिए, मिक्स किए, पाउडर बनाया और पानी डाल के एक ठो नया मिट्टी का टाइप बना दिए। नेचुरली बना है ये ना, हम लोग अलग से नहीं बनाए हैं, ऐसा नेचुरली बना है। तो ये टाइप को कहा जाता है क्या? डोरसा मिट्टी। कौन सा मिट्टी? डोरसा मिट्टी। कहानी क्लियर है क्या? नहीं, डोरसा का नहीं है। पूछा यह जाता है कि डोरसा मिट्टी किन किन मिट्टियों का मिश्रण है, तो मटासी और कन्हार। वहां पे आपको ऑप्शन में लाल पीली और काली नहीं देता है, कौन सा नाम देता है? मटासी और कन्हार। कंफ्यूजन आता है वहां पे। ठीक है, तो डोरसा मिट्टी किससे बना है? मटासी मिट्टी और कन्हार से बना है। क्लियर है? और एक आपको नाम बताया था मैं, कौन सा? सारी मिट्टियों के बारे में डिटेल से समझेंगे। कहानी क्लियर है क्या? चलिए एक बार मेरे को नाम बता दीजिएगा मिट्टियों का। और देखिए आपको ऐसा नहीं है ना कि मैं सिर्फ इधर आपको दिखाऊं, तो हर मिट्टी का मैं डिटेल यहाँ पे अब बताने वाला हूँ। ओवरव्यू, कौन सी मिट्टी कैसा है, कल की क्लास में देखेंगे क्योंकि समय हो चुका है। ठीक है, बाकी मिट्टियों का, हर एक मिट्टी का पूरा डिटेल कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। मेरे को बस आप बताइएगा, जो 7 मिट्टी देखे, 5 पहले प्रकार बांटे और उसके बाद डोरसा और कछारी, 7 मिट्टी का मेरे को नाम बता दीजिएगा, साथ में उसका उपनाम। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं लाल पीली मिट्टी, इसको किस किस नामों से जाना जाता है? मटासी और कुछ नाम है। दूसरा लाल बलुई मिट्टी, इसको किस नाम जानते हैं? रेतीली और टिकरा।
ठीक है। उसके बाद आता है क्या, काली मिट्टी। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, भर्री, रेगुर और कन्हार। ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा, लेटेराइट मिट्टी। इसको किस नाम से जाना जाता है, भाठा या मुर्मी। अगला नाम मिलता है आपको लाल दोमट मिट्टी। इसका कोई नाम है क्या, नहीं है। अब एक नया मिट्टी बना है डोरसा। मटासी को और कन्हार को मिक्स किए, क्या बन गया, डोरसा। अब डोरसा में भी अलग अलग प्रकार रहता है, उसका भी 2 प्रकार मिलेगा, उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग देखेंगे, नहीं तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। और एक मिलता है आपका क्या मिट्टी, कछारी मिट्टी, मतलब नदियों के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी। क्लियर है, कहानी समझ आया क्या। मिट्टी के निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अंडरग्राउंड वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। मतलब आपके कौन कौन से चट्टान, जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल और सूक्ष्म जीव। क्लियर है। अब समझ आया चट्टान क्यों पढ़े थे, क्योंकि उन्हीं चट्टानों से हम लोग क्या बनाएंगे, अब मिट्टी बनाएंगे। जो मिट्टी बन रही है कौन सी, लाल कलर क्यों होता है, ऐसा पूछा जाता है ना। लाल पीली मिट्टी में लाल कलर क्यों होता है, पीला कलर क्यों होता है, सारा फैक्ट हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। चलिए ठीक है, कल क्लास में देखते हैं। धन्यवाद। पूरा है ना।